A very good morning to all my dear friends. I hope you all are doing good. दिन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ. One who has fear of falling can never fly. अगर आप फेलियर से घबरा रहे हैं, अगर फेलियर का डर है, तो आप सक्सेसफुल भी कभी नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में तो यही होता है कि सक्सेस का जो रास्ता है, आई एम नॉट सेइंग कि सक्सेस इज़ ए डेस्टिनेशन, मैंने यहाँ पर कहा कि सक्सेस का जो रास्ता है उसमें आपको बहुत सारे फेलियर्स भी फेस करने ही पड़ेंगे. आई थिंक इट वॉज इन 2014 जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूएसए गए थे. वहाँ पर सिलिकॉन वैली में वो गए, और जब उन्होंने वहाँ की कंपनीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जाना, तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि सिलिकॉन वैलीज़ की जो कंपनी है वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो फेलियर से नहीं घबराते. इनफैक्ट दे सेलिब्रेट फेलियर. तो जस्ट इमेजिन कि एक वर्क कल्चर कैसा होगा कि अगर आप फेल होते हैं तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए बैड थिंग, दैट इज़ कंसिडर्ड ए गुड थिंग. तो अगर हम हमारे जीवन में भी ऐसा करें कि जो भी हम करें, इफ़ वी टेक इट एज ए सॉर्ट ऑफ रिसर्च, कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, अगर इसमें फेल भी हो गया तो दैट्स फाइन, इसमें से मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा. अगर ये एटीट्यूड है देन डेफिनेटली ऑल ऑफ अस कैन फ्लाई. आज 1 अक्टूबर 2021 है, और हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू इट. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी है, क्योंकि टीम ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. कोर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, प्राइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप. आज का पहला आर्टिकल इट्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. फेलिंग ऑन फूड. मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना होगा. एक पुरानी स्कीम है, इट्स नॉट ए न्यू स्कीम. तो आई एम श्योर आपको पता है कि मिड डे मील जो स्कीम है, ये जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल में ही लंच दिया जाता है. अब ये लंच क्यों दिया जाता है? वाई फ्री फूड इज़ गिवन टू किड्स? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे, दे कम फ्रॉम ए पुअर बैकग्राउंड. तो उनके मदर और फादर दोनों जो हैं वो जॉब के लिए, मजदूरी के लिए जाते हैं. तो पर्टिकुलरली मदर को वापस जॉब छोड़कर या फिर अर्ली मॉर्निंग लंच तैयार करके बच्चों के लिए ना जाना पड़े. सी, एडल्ट्स कैन हैंडल देमसेल्व्स, लेकिन बच्चे जो हैं, यू हैव टू फीड देम, इज़ इट? तो सबसे अच्छी बात तो ये हो जाती है कि पेरेंट्स को बच्चों के लंच के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है. दूसरी चीज़ कि बच्चों को जब स्कूल में अच्छा फूड दिया जाता है तो उनका जो न्यूट्रिशन है, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफ़िल हो जाती है. तो ये एक मेन लक्ष्य था मिड डे मील स्कीम का. अब इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया. इसका नाम कर दिया है PM पोषण, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, तो दैट इज PM पोषण. यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि ये PM पोषण जो है, इसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड किया गया है. 2021-2022 से लेकर 2025-2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है. यानी कि आने वाले 5 सालों तक हमारे देश के जो गरीब बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उनको लंच वहाँ पर ही दिया जाएगा. मिड डे मील जो है वो स्कूल में ही दिया जाएगा. इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितने पैसे निकालेगी? 54,061 करोड़ रुपीस. और टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो है इसका है 1.3 लाख करोड़, और इसमें से 31,733 करोड़ रुपीस जो है वो अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज निकालेंगे. अगेन, न्यूट्रिशन जो है दैट इज़ द मेन फोकस. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ये PM पोषण स्कीम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पोर्टेंट. Hot cooked food is provided currently to students from classes 1 to 8 around
11.80 करोड़ चिल्ड्रन इन ऑल, लगभग 12 करोड़ बच्चों को हमारे देश में जो फर्स्ट से 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। और 11.20 लाख गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ये मिड डे मील स्कीम जो है वो हमारे देश में चल रही है। अब इसमें एडिशन किया गया है, कैबिनेट ने ये भी डिसाइड किया है इसकी टाइमलाइन के साथ साथ जो 24 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्री प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं तो उनको भी इस स्कीम के तहत कवर किया गया है। अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, एक मदर जो है हमारे देश में, फैक्ट देखिए, आज भी हमारे देश में 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनको एनीमिया है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो खून की कमी है, उनका वेट कम है, खून की कमी है। और जब ऐसी महिलाएं हैं, उनकी शादी होती हैं और फिर उनको जब बच्चा होता है तो क्योंकि मदर की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है तो वो बच्चे की हेल्थ जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और वो बच्चा जो है वो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बच्चा अंडरवेट होगा, स्टंटेड होने के चांसेस हैं, वेस्टेड होने के चांसेस हैं। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एज बढ़ती जाती है लेकिन हाइट नहीं बढ़ती है। कई बच्चों के साथ ऐसा है कि हाइट बढ़ी है लेकिन उसका बॉडी जो है वो बहुत ही दुबले पतले हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता यह है कि वो जो बच्चा है वो फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर कंपेयर टू ए नॉर्मल बच्चा उसका परफॉर्मेंस वीक रहता है। एक तो ऑलरेडी गरीब परिवार से है, न्यूट्रिशन की खामी है, फिजिकली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको अगर आपने एजुकेशन भी प्रोवाइड किया तो एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलता है स्टंटेड वेस्टेड बच्चे जो हैं उनका परफॉर्मेंस वीक रहता है। अब ये बच्चा जब एडल्ट हो जाएगा तो ज़्यादा बीमार होगा यानी कि ज़्यादा उसका एक्सपेंस जो है वो हेल्थ के पीछे ज़्यादा एक्सपेंस होगा, उसको ज़्यादा डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ेगा, जो काम कर रहा है उसमें से ज़्यादा छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो ओवरऑल उसकी इनकम जो है वो कम रहेगी क्योंकि एजुकेशनली या फिर मेंटली और फिजिकली भी वो कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड या फिर नॉर्मल एडल्ट वो वीक है। तो उसको जॉब या फिर जो काम है वो भी उस प्रकार का मिलेगा। इनफॉर्मल वर्क में ही ज़्यादा ऐसे लोगों आपको देखने को मिलेंगे। एज भी जो है वो उसकी एक समय तक, आप इफ़ यू विल सी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 45-50 तक पहुंचते हैं, यू फील लाइक दे आर 60+। और अगर ऐसे करोड़ों लोग हमारे देश में हैं तो हमारा देश हमेशा बिजी रहेगा, इज़न्ट इट? हमें और ज़्यादा हेल्थ के पीछे एक्सपेंस करना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे बचपन से ही, अगर उनको राइट न्यूट्रिशन मिल रहा है तो स्टंटेड वेस्टेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। एज अ देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल जो है वो अगर अच्छा है तो फिर बाकी की सारी चीज़ हम हैंडल कर सकते हैं। जापान का एग्जांपल देख लीजिए, जापान के पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उन्होंने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो आज जापान बहुत ही एडवांस देश हो गया। सेम थिंग गोज़ विथ साउथ कोरिया और जितने भी डेवलप्ड देश हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है और ओवरऑल उनकी प्रोडक्टिविटी ऐसे देश की, ऐसे समाज की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये है इसका एक बड़ा पिक्चर। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि वाई दिस पीएम पोषण इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। दूसरी चीज़ के कोविड के टाइम पर क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनकी जॉब्स चली गई, अर्बन एरिया में से उनको वापस गांव जाना पड़ा, अर्बन एरिया में भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, ये सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो कोविड पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आया और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की वजह से बच्चे जो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, गुड न्यूट्रिशन वाला फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार की स्कीम्स जो हैं उस टाइम पर बहुत काम आई। The findings in Phase 1 of NFHS5 for 22 states and union territories in December 2020 were shocking. जब ये NFHS का रिपोर्ट आया तब पता चला कि
चाइल्डहुड स्टंटिंग जो है वो 13 राज्यों में इंक्रीज हुआ है. देयर वाज अ हाई प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया अमंग चिल्ड्रन एंड विमेन. और वेस्टिंग जो है ये भी 12 स्टेट्स में काफ़ी सीरियस लेवल पर पहुंच गया है. तो ये स्कीम हमारे देश और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पीएम पोषण में एक और इंटरेस्टिंग बदलाव किया गया है, वो ये है कि इसका सोशल ऑडिट होगा. यानी कि लेट्स से कि एक गांव में ये स्कीम चल रही है तो सोशल ऑडिट यानी कि वहाँ के लोग जो हैं वो ऑडिट कर पाएंगे कि ये स्कीम बराबर चल रही है या नहीं चल रही है. फिर जो स्कूल हैं उसके गार्डन में कुछ न्यूट्रिशनल प्लांट्स उगाए जाएंगे ताकि फ्रेश प्रोड्यूस जो है, फ्रेश लेमन, मे बी टोमेटोज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उगाई जाएगी जिससे फ्रेश फूड जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके. फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो एफिलिएट किया जाएगा ताकि लोकल लेवल पर आपको वो सारा जो रॉ मटेरियल है खाने पीने का वो मिल जाए. और लोकल फूड ट्रेडिशंस जो हैं उसको फॉलो किया जाएगा. तो जिस जगह पर फ़िश चल रही है वहाँ पर फ़िश प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर बाजरा है जिस क्षेत्र में तो वहाँ पर बाजरा. तो लोकल फूड ट्रेडिशंस, तो अगर आप डाइटिशियंस की किताबों को पढ़े तो उसमें भी आप पाएंगे कि सबसे बेस्ट डाइट जो है वो हमारे लोकल एरिया का जो डाइट होता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट डाइट रहता है. सबसे बेस्ट, व्हेन आई से डाइट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सारा बैलेंस डाइट जो है वो सारे न्यूट्रिशंस आपको लोकल फूड में, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का लोकल फूड आपके लिए बेस्ट रहता है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि देश के फ्यूचर के लिए ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल. बी रियलिस्टिक पायनियर का ये आर्टिकल है. इट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज. अक्टूबर फेस्ट 2021 जो है वो बियर के ऊपर नहीं, लेकिन इट विल बी मोर अबाउट फॉसिल फ्यूल. अक्टूबर फेस्ट म्यूनिक में होता है, जर्मनी में, एंड इट्स मोर अबाउट बियर. अलग अलग बियर की जो वेराइटीज़ हैं लोग टेस्ट करने के लिए आते हैं, ये वो सारी चीज़ें. बट दिस टाइम अक्टूबर फेस्ट का फोकस जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर होने वाला है, क्योंकि 31 अक्टूबर की बात करें तो 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26th मीटिंग जो है वो ग्लासगो यूके में होने वाली है. और एडवांस्ड देश जो हैं, डेवलप्ड देश जो हैं, वो डेवलपिंग देश को ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये एमिशन को कट डाउन नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो 2030 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा. एंड दिस इज़ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन कुछ जगहों पर लेट्स से कि ये 4 डिग्री भी हो सकता है, कुछ जगह पर 2 डिग्री भी हो सकता है, कुछ जगह पर 3 डिग्री भी हो सकता है. तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब होगी. तो अब डेवलप्ड देश, एडवांस्ड कंट्रीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें ये सारे टारगेट्स, जैसे कि जल्द से जल्द ईवी की तरफ ट्रांजिट हो जाना, फिर कोल पावर जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करना, डिफॉरेस्ट्रेशन जो है उसको कम से कम करना, एफॉरेस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट आ रही है लोगों के ऊपर तो उसको मिटिगेट करना, उसको भी कम से कम करना, और लोगों को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाना. तो ये सारे टारगेट्स जो हैं, ये सारे टारगेट्स नो डाउट लॉजिकल हैं. लेकिन क्या ये सारे टारगेट्स जो हैं वो हम डेवलपिंग देशों के ऊपर भी ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसका आंसर है, द आंसर इज़ नो. अगर COP26 को सक्सेसफुल होना है तो हमें ये जो यूनिवर्सल टारगेट्स की बात जो डेवलप देश कर रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए. हमें रियलिटीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि डेवलप्ड देश का एक ग्रुप बन चुका है जो ज़ीरो एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं. उनके लिए ये अचीव करना पॉसिबल है और कुछ हद तक उन्होंने उसके ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया है. लेकिन डेवलपिंग देशों की बात करें तो ज़ीरो एमिशन अचीव करना जो है वो डेवलपिंग देशों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं आज भी डेवलपिंग देशों को, वो बेसिक फैसिलिटीज़ की, हमारे देश की बात कर लीजिए तो क्या हमारे देश में हर एक व्यक्ति के पास घर है? नहीं है. तो हमें एक पक्का मकान अगर उनको देना है तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स. तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, तो इसकी इम्पैक्ट क्लाइमेट के ऊपर होगी. फिर क्या हमारा देश जो है वो
कंप्लीटली डेवलप बन चुका है, नहीं हुआ है। तो वी नीड मोर फैक्ट्रीज। हमें एग्रीकल्चर में से बहुत सारे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांजिट करना है, तो उसके लिए हमें फैक्ट्रीज चाहिए। तो फैक्ट्रीज को चलाने के लिए यू नीड एनर्जी। तो क्या हमारे पास उतनी ग्रीन एनर्जी अभी है? नहीं। तो उसके लिए हमें पैसे और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यही स्टोरी अफ्रीकन देशों की है, बहुत सारे एशियन देशों की हैं, बहुत सारे साउथ अमेरिकन देशों की हैं, और कुछ यूरोपियन देशों की भी यही सिचुएशन है। तो ये ज़ीरो टारगेट या फिर यूनिवर्सल टारगेट्स के ऑब्सेशन की वजह से दुनिया डिवाइड हो चुकी है। एक ऐसी दुनिया, कुछ ऐसे देश जो टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे और कुछ ऐसे देश जो टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग देश जो है वो क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन को गरीबी में से और बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रकार एक हद तक डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग देशों को करना पड़ेगा। COP26 should seek how to bridge the economic gap between the two halves so that the poorer half can set practical, reachable emission goals for itself. COP26 मीटिंग को ये फोकस करना होगा कि जो डेवलपिंग देश हैं वो प्रैक्टिकल, जो टारगेट्स रखे जाए, जो गोल्स रखे जाए, जो वो प्रैक्टिकल भी होने चाहिए डेवलपिंग देशों के लिए और रीचेबल एमिशंस होने चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू फोकस। OECD देशों की बात करें, जो डेवलप्ड देश हैं, OECD stands for Organization of Economic Cooperation and Development. तो OECD world is mostly covered by net zero targets and moving towards a low carbon future. उन्होंने क्लीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया और उनके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स भी एक लंबे समय से, आपको इफ़ यू टॉक अबाउट डेवलप्ड देश, तो टोयोटा की प्राइस जो एक हाइब्रिड कार है, दे आर यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि दे आर यूजिंग दिस कार। और इलेक्ट्रिक कार का आप डेवलप देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो हाईवेज़ के ऊपर आपको बहुत सारी जगहों पर ये जो इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग स्टेशंस हैं वो देखने को मिलता है। हमारे देश में अभी भी वो चीज़ नहीं। अभी भी हमारे देश में घर पे ही आपको चार्ज करनी है अपनी कार्स। कुछ एरियाज़ में हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कुछ है, लेकिन हर जगह पर जैसे पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं, उतने सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में सेटअप करनी पड़ेगी। और इसके अलावा दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के लिए जो कोयला यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कोयला यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए वी नीड मनी एज वेल एज टेक्नोलॉजी। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ओपेक, ये इसका लोगो है, OPEC। तो ओपेक का कहना ये है, सो दिस इज़ O, दिस इज़ P, दिस इज़ E इफ़ यू सी, एंड दिस इज़ C। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 निकाला। और अगर आपको MCQ पूछा जाए कि वर्ल्ड ऑयल आउटलुक कौन निकालता है, तो आंसर इज़ ओपेक। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड। अब ओपेक देश जो हैं उनका कहना ये है कि आने वाले भविष्य में भी जो फॉसिल फ्यूल हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी के तौर पर काम करेगा। 70% ऑफ फ्यूचर ग्लोबल एनर्जी डिमांड विल कम फ्रॉम नॉन OECD देश, यानी कि जो डेवलपिंग देश हैं, आने वाले भविष्य में 70% ग्लोबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये डेवलपिंग देशों को होगी। और जो पर कैपिटा फॉसिल फ्यूल हैं, एमिशन है, वो डेवलप देशों का कम हो रहा है और डेवलपिंग देश का जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली इक्वल हो जाएगा कि उनका पहले ज़्यादा यूज़ करते थे, मीन्स फॉसिल फ्यूल का। USA की बात करें तो वहाँ का एक व्यक्ति जितनी एनर्जी यूज़ करता है, इंडिया के 10-12 व्यक्ति यूज़ करे उतनी एक व्यक्ति एनर्जी यूज़ करता था। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ये पर कैपिटा फॉसिल फ्यूल एमिशन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक लेवल तक पहुँच जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी ड्रॉप हो जाएगा। तो एनीवे, इसका ये जो डिस्कशन, ये जो आर्टिकल है या फिर जो ये टॉपिक है, उसकी बॉटम लाइन यही है कि वी हैव टू सेट प्रैक्टिकल गोल्स। रियलिटी को ध्यान में रखते हुए गोल्स बनाने चाहिए। यूनिवर्सल गोल्स जो हैं वो फिर प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे, वो अचीव नहीं हो पाएंगे, तो फिर टारगेट सेट करने का क्या फ़ायदा। एग्री सेल्फ गोल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 35 न्यू क्रॉप वेराइटीज़ को लॉन्च किया और ये देश के नाम उन्होंने लॉन्च किया, ये देश को समर्पित किया उन्होंने। और ये जो 35 नई क्रॉप की वेराइटीज़ हैं, ये न्यूट्रिशन में भी रिच हैं और क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट आइटम्स हैं। तो न्यूट्रिशन रिच, नाउ यू नो द रीज़न बाय न्यूट्रिशन रिच फूड इज़ गुड फॉर अस। सेकंड थिंग, climate change resilient. I'll give you example of
कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे कि लेट्स से कॉटन है, लेट्स से कि वीट है। वीट एक हीट सेंसिटिव क्रॉप है। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वीट का जो गेहूं है उसका क्रॉप फेल हो जाता है। सेम थिंग गोज़ विथ कॉटन एज वेल, कि एक प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए। ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो भी कॉटन बॉल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कम हो गया तो भी देखने को नहीं मिलेंगे। एक राइट प्रकार की धूप चाहिए तभी कॉटन जो है वो पैदा होता है। तो अब क्लाइमेट चेंज होने लगा है हर जगह पर, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आने लगे हैं, मॉइस्चर में वेरिएशन आने लगे हैं। तो वी नीड टू क्रिएट दो सॉर्ट ऑफ क्रॉप्स एज वेल जो बदलते हुए क्लाइमेट के साथ बदलते हुए क्लाइमेट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकें। एज ए रेजिलियंट, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है और यही क्रॉप्स हमने डेवलप किए हैं। ये क्रॉप्स किसने डेवलप किए हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR ने। एक अम्ब्रेला बॉडी है और 100 से भी ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की देखभाल ये ICAR करती हैं। Research and development geared to boost productivity in Indian agriculture is a key element of overall farm policy and receives significant public funding। यानी कि गवर्नमेंट भी काफ़ी R&D को पैसे प्रोवाइड करती हैं और फार्म पॉलिसी में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो इंक्रीज़ हो सके। तो आज का ज़माना जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स R&D और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, वरना फिर ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं, व्हेन आई से ट्रेडिशनल आई मीन टू से प्योरली ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, तो फिर बहुत सारी जगहों पर इश्यूज होते हैं। कई जगहों पर ट्रेडिशनल मेथड्स आज भी चल रही हैं और सक्सेसफुल हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यू नीड सम सॉर्ट ऑफ टच ऑफ साइंस एंड टेक। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से ICAR ने काफ़ी अर्ली स्टेजेस में से अगर देखें तो काफ़ी नए क्रॉप डेवलप किए हैं और आज तक कुछ 5334 इम्प्रूव्ड फील्ड क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप की हैं। डेवलप्ड मीन्स ये नए क्रॉप्स की बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स 1990s में, मिड 1990s में इसकी शुरुआत हुई और उस टाइम पर अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि भारत एक बहुत ही अर्ली एडॉप्टर था GM क्रॉप्स का। BT कॉटन को 2002 में एक ग्रीन सिग्नल मिल गया था, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनके सामने दो बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। एक तो यह है कि इसको लेकर काफ़ी सारी अफवाहें हैं, इसको लेकर काफ़ी सारा भय है, डर है। और दूसरी चीज़ जो है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो दोनों एक लंबे समय से बहुत सारे ऐसे GM क्रॉप्स को सेफ़ हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सेफ़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो इसकी वजह से प्रॉपर डिसीजन आज भी नहीं लिया गया है और इसका नुकसान हमें हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन ऑयल इंपोर्टर हमारा देश भारत है और सोयाबीन कल्टीवेशन जो दुनिया के अलग अलग देशों में होता है तो वहाँ पर GM क्रॉप्स का इस्तेमाल होता है। तो हम वो ऑयल मंगवाते हैं लेकिन GM क्रॉप का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पर वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह, ये लेट डिसीजन की वजह, ये मीन्स इसकी वजह से ये हो रहा है कि हरियाणा जैसे राज्यों में कुछ किसानों ने BT ब्रिंजल को उगाने की शुरुआत कर दी है। अब ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है लेकिन उनके पास ये सीड्स आ गए तो उन्होंने उगाने की शुरुआत कर दी है। अब दिस इज़ नॉट फेयर मीन्स आप एक लंबा समय लेंगे तो फिर किसान इसी प्रकार के डिसीजन लेंगे। तो द राइट थिंग टू डू इज़ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्ट करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ICMR ने BT ब्रिंजल, BT मस्टर्ड को ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन फिर भी सरकारी फाइल्स जो हैं वो सालों तक टेबल के ऊपर पड़ी रही हैं। तो आई होप कि सरकार इसको जल्द से जल्द क्लियर कर देगी एंड देन वी कैन मूव अहेड विद सेफ GM प्रोडक्ट्स और फिर हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर पाएंगे। लास्ट आर्टिकल, येट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द हिंदू का आर्टिकल है फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन। क्वाड जो है इट्स अबाउट 4 नेशंस एज वी ऑल नो। अगेन नए स्टूडेंट्स के लिए 4 देश क्वाड के मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA। पहली इन पर्सन समिट हुई, यानी कि फेस टू फेस क्वाड के टॉप लीडर्स, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और USA के प्रेसिडेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट लीडर्स के बीच में एक फेस टू फेस मीटिंग वॉशिंगटन में हुई। और मिस्टर बाइडन ने ये कहा कि ये जो क्वाड है ये डेमोक्रेटिक देशों का एक ग्रुप है, डेमोक्रेटिक पार्टनर्स का एक ग्रुप है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा कि ग्लोबल गुड के लिए, पूरी दुनिया की भलाई के लिए क्वाड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है
ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडो पैसिफिक को फ्री रखने के लिए क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन और इसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर एक देश पूरी दुनिया फॉलो करे, इसके लिए क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। तो एज यू कैन सी हियर, इंडिया इंडियन ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो इंडियन ओशियन के साथ साथ पैसिफिक ओशियन के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। जापान पैसिफिक ओशियन के साथ, और ये रहा यूएसए, ये पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये जो आप रीजन देख रहे हैं रेड डॉटेड लाइन वाला, तो ये पूरा रीजन जो है इसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाले इंपॉर्टेंट देश। ये सारे के सारे देश जो हैं, ये सारा रीजन जो है ये इंडो पैसिफिक का पार्ट है। अब चाइना एक ऐसा देश है जो ये इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ज्वाइन करने वाली कड़ी साउथ चाइना सी के ऊपर दबदबा इंक्रीज़ कर रहा है, और ये कर रहा है कि यहाँ से आप नहीं निकल सकते, यहाँ से निकलना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एक्सेट्रा। तो ये अगर एरिया कंट्रोल कर लिया चाइना ने, तो ग्लोबल ट्रेड आप देख सकते हैं कि अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ये सारे देश, फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, तो इनके बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, ये सारे ट्रेड के ऊपर एक प्रकार का कंट्रोल आ जाएगा चाइना का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये शॉक हो जाएगा। तो अब ये जो मीटिंग हुई, तो इसमें 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्वाड की मीटिंग में, साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो G7 देशों में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W पार्टनरशिप डिक्लेयर की थी, और G20 देशों ने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात बताई थी। तो यही चीज़ जो है, ये G7 और G20 की जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है, इसी चीज़ को फॉलो करेगा क्वाड। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें डेवलप की जाएगी। और इसको लेकर एक सीनियर ऑफिशियल्स का एक ग्रुप भी, एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी तैयार किया गया है। तो क्वाड जो है वो पहले एक विचार था, अब धीरे धीरे अलग अलग एक्शंस जो है वो क्वाड लेने लगा है। फिर क्वाड जो है वो साइबर थ्रेट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए भी काम करेगा, तो साइबर वॉरफेयर ना हो, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम होगा। फिर स्पेस की बात करें तो स्पेस कोऑपरेशन में क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करना, डिजास्टर रिस्पॉन्स और प्रिपेयर्डनेस, सस्टेनेबल यूजेस ऑफ ओशन एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों का डेटा जो है वो सैटेलाइट्स और इन सारी चीज़ों से के माध्यम से कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ क्वाड मेंबर्स जो हैं वो शेयर करेंगे। ये दोनों चीज़ों के लिए एक सीनियर साइबर ग्रुप और न्यू वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया है। व्हेन आई से दोनों, आई एम टॉकिंग अबाउट साइबर ग्रुप यानी कि साइबर सिक्योरिटी के लिए और स्पेस के लिए। एजुकेशन की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया जाएगा। चारों देशों के 25 ऐसे स्कॉलर्स जो हैं, स्कॉलर्स को यूएसए में स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और ये गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, ये फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव है, चैरिटी से ये सारे पैसे और जो भी 25 अलग अलग स्कॉलर्स को, ये यूएसए के 25, तो टोटल 100 स्कॉलर्स जो हैं तो इनको सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ये अलग अलग क्षेत्रों, स्टेम क्षेत्र में आगे रिसर्च कर सकें। फिर क्वाड जो है वो वैक्सीन के ऊपर भी काफ़ी, वैक्सीन, क्लाइमेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहता है। लास्ट मार्च की मीटिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई थी। वैक्सीन की बात करें तो टोटल क्वाड का ये कमिटमेंट है कि 1.2 बिलियन डोजेस जो है वो दुनिया भर में ये डोनेट करने वाला है। अभी तक 79 मिलियन डोजेस ही दे पाया है, लेकिन 2022 तक ऐसा प्लान है कि एक साल में जो अब 2021 और 2022 पूरा, तो लगभग वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, तो 15 मंथ्स के अंदर 1 बिलियन डोजेस जो है कोविड वैक्सीन के प्रोवाइड किए जाएंगे। और नेक्स्ट फरवरी से 2022 से इंडो पैसिफिक देश जो हैं, इन देशों में फ्री कोविड वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 4 क्वाड देश मिलकर करने वाले हैं। और इसका प्रोडक्शन जो है वैक्सीन का वो हमारे देश में होगा। यूएसए, जापान जैसे देश टेक्नोलॉजी और पैसे प्रोवाइड करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट एम्बिशन, क्लीन एनर्जी इनोवेशन और क्लाइमेट अडैप्शन एंड रेजिलियंस, ये 3 टॉपिक्स के ऊपर
क्वाड ने डिस्कशन की, नेट ज़ीरो एमिशन के ऊपर फोकस किया, लेकिन क्योंकि भारत इसका मेंबर है तो जो अभी हमने डिस्कशन की तो रियलिस्टिक गोल के ऊपर फोकस करेगा क्वाड। एंड शिपिंग के ऊपर पार्टनरशिप होगी, क्वाड शिपिंग टास्क फोर्स, जो ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फ्यूल और ग्रीन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। आई एम श्योर यूड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट एज वेल कि ये जो सेमीकंडक्टर हैं, माइक्रोचिप हैं, उसकी शॉर्टेज चल रही है और इसकी वजह से कार प्रोडक्शन, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रोडक्शन के ऊपर एक डिसरप्शन हुआ है। तो चारों देश मिलकर 5G नेटवर्क, सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें ये सेमीकंडक्टर्स आ गए, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, तो इनके ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा वी विल ऑल्सो फाइंड एडवांस्ड कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चारों देश मिलकर का। तो ये सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमने तय किए हैं, जो डिस्कस किए हैं और क्वाड ने तय किया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, देन यू हैव दिस चिप कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, इसके अलावा क्लाइमेट हैं, राइट, शिपिंग है, देन देयर वाज वन मोर थिंग, वैक्सीन, यस ऑफ कोर्स वैक्सीन है, स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें जब ये चार देश मिलकर करेंगे तो चाइना का जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है उसको एक हद तक मिटिगेट कर पाएंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो क्वाड जो है उसमें 2+2 मिनिस्ट्रियल ट्रैक्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में जो 2+2 मीटिंग्स होती हैं तो वो वाली मीटिंग्स होती रहेगी। नए स्टूडेंट्स के लिए व्हाट इज़ 2+2 मीटिंग? 2+2 में ऐसा होता है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर मिलकर एक ग्रुप बनकर एक डिस्कशन करते हैं। सेम थिंग गोज विद, फिर यहाँ पर चेंज होते हैं, ये इंडिया है तो यहाँ पर फिर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे अलग अलग मीटिंग्स जो हैं वो चारों देशों के साथ की हैं। फिर मालाबार एक्सरसाइज एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और फिर ऑकस जैसा ग्रुप जो है उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा। और डिफेंस में ये जो क्वाड है वो अपने आप को एशियन नाटो के तौर पर प्रोजेक्ट करना नहीं चाहता है। वी वांट टू कोऑपरेट विद अदर कंट्रीज, जिसमें आसियान के देश आ गए, तो आसियान देशों को क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक का हार्ट मानता है। फिर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में, तो उनके साथ मिलकर, आसियान देशों के साथ मिलकर, और यूरोपियन यूनियन भी अब इंडो पैसिफिक में इंटरेस्टेड है। तो ये सारे अलग अलग देशों के साथ मिलकर जो है वो एक अच्छी दुनिया बनाने का एक प्रकार का बड़ा एजेंडा है क्वाड का। अफगानिस्तान को लेकर भी चारों देशों ने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स इश्यू किए हैं। अब अफगानिस्तान के बारे में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू इट, बट भारत की बात करें तो भारत के लिए ये ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि 3 डेवलप्ड देशों के साथ, एक डेवलपिंग देश हमारा देश, 3 ऐसे डेवलप्ड देशों के साथ भारत मिलकर काम करेगा। अपने आप में एक नया ग्रुप है, तो वी विल गेट यूज्ड विथ इट कि व्हाट इज़ इट टू बी लाइक ए डेवलप्ड नेशन, इज़न्ट इट। हमें एक बहुत ही क्लोजली ये चीज़ देखने को मिलेगी, और कोऑपरेशन की एक हैबिट जो है वो भी हमारी डेवलप होगी, जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो क्वाड के ये सारे बेनिफिट्स भारत के लिए हैं, दुनिया के लिए हैं, एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर प्रोवाइड किया है, थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन पोस्टिंग योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। आप में से बहुत सारे, एक स्टूडेंट ने ये भी लिखा है, आप देखेंगे कि ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी वो इस सीरीज़ को देखते हैं नॉलेज के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यू। मेरी यही कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के आर्टिकल्स को बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपके साथ ईजी लैंग्वेज में शेयर कर सकूँ, ताकि आपकी कैपेसिटी जो है वो बिल्डअप हो सके। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन एट 8 AM. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।